आज के समय में अगर किसी बहुत बड़ी कंपनी का दिवाला निकल जाए, उसका मुख्यालय छिन जाए और उसके मुख्य अधिकारी रातों रात गायब हो जाएं, तो उस कंपनी को वापस खड़े होने में कितने साल लगेंगे? अगर देखा जाए तो शायद दशकों लग जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी कभी वापस ही ना उठ पाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज इस विस्तृत चर्चा में हम जिस ऐतिहासिक दस्तावेज का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी का नहीं बल्कि एक ऐसे राजवंश का ब्लूप्रिंट है जिसका मुख्य किला, उनकी राजधानी और उनके राजा सब कुछ 1311 ईस्वी में एक झटके में तबाह हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि ठीक उसी साल उसी परिवार ने एक नए शहर पर कब्जा करके अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर लिया। सच में ये कोई कहानी नहीं है, ये देवड़ा परिवार की वंशावली में दर्ज एक प्रमाणिक इतिहास है। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा पारिवारिक ट्री देख रहे हैं जिसकी जड़ें 551 ईस्वी तक जाती हैं। मतलब ये किसी आम परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये तो पूरे इतिहास का एक जीता जागता नक्शा है। बिल्कुल। और यही बात इस दस्तावेज को इतिहास के आम पन्नों से अलग करती है। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ तारीखों या नामों को दोहराना नहीं है। तो फिर हमारा मुख्य फोकस क्या रहेगा आज? हमारे पास जो स्रोत हैं वो चौहान साम्राज्य की शुरुआती नींव से लेकर देवड़ा वंश के एक ताकतवर क्षेत्रीय शक्ति बनने तक की पूरी कहानी बताते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक विशाल साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों में बंटता है, सत्ता का स्वरूप कैसे बदलता है, और सबसे जरूरी बात, विनाश के कगार पे पहुंचने के बाद कोई राजवंश खुद को कैसे बचाता है। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत में ही मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य दिखा। दस्तावेज बताता है कि इस वंश की जड़ें वासुदेव से जुड़ी हैं, जिन्होंने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो प्रमाणित वंशावली है उसकी शुरुआत सीधे महाराज सामंत राज से होती है, जिनका समय 684 से 709 ईस्वी है। बीच की एक सदी से ज्यादा की पीढ़ियां गायब हैं। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सामंतराज जी ने एक तरह से इस वंश की, कैसे कहूं, रीब्रांडिंग की, मतलब अपनी एक नई और स्पष्ट पहचान स्थापित की? रीब्रांडिंग मुझे लगता है इस परिस्थिति को समझने के लिए एक बेहतरीन शब्द है। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में रिकॉर्ड रखने का तरीका आज जैसा नहीं था। शुरुआत में वंशावलियां अक्सर मौखिक परंपराओं पर निर्भर होती थीं। हाँ, वो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती होंगी। बिल्कुल। जब कोई शासक इतना शक्तिशाली हो जाता था कि वो अपने दरबार में इतिहासकारों या चारणों को बाकायदा रख सके, तब से उसका लिखित और प्रमाणित इतिहास शुरू होता था। सामंत राज वह बिंदु है जहां से भेदावत देवड़ा वंश ने क्षेत्रीय राजनीति में अपना स्वतंत्र और काफी मजबूत प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और ये बढ़ता हुआ प्रभाव सिर्फ बातों में नहीं बल्कि उनके नामों के आगे लगने वाली उपाधियों में भी साफ झलकता है। मैंने दस्तावेज में देखा कि 11वीं पीढ़ी में जब हम महाराज वाकपतिराज प्रथम, जिनका समय 917 से 944 ईस्वी था, उनको देखते हैं, तो वो इस वंशावली में महाराज की उपाधि लेने वाले पहले शासक बनते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और उनके तुरंत बाद 12वीं पीढ़ी में सिंहराज महाराजाधिराज बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने एक स्टार्टअप शुरू किया हो और खुद को सिर्फ मैनेजर कहता हो, लेकिन जैसे ही कंपनी का आकार और प्रभाव बढ़ता है, वो अपना पद बदलकर ग्लोबल प्रेसिडेंट कर लेता है। ये तुलना बहुत सटीक है सच में। क्योंकि उस दौर में उपाधियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती थी, उनका एक बहुत गहरा राजनीतिक और जमीनी मतलब होता था। मतलब ये सिर्फ एक नाम का टैग नहीं था। बिल्कुल नहीं। महाराजाधिराज बनने का मतलब ये था कि अब सिंहराज किसी बड़े साम्राज्य को कर नहीं दे रहे थे। इसके विपरीत उन्होंने अपने अधीन कई छोटे सामंतों को कर देने पर मजबूर कर दिया था। तो ये एक तरह से संप्रभुता की घोषणा थी। एकदम सही। इसका मतलब था कि अब वे अपनी खुद की एक बड़ी सेना रख सकते थे, अपने नियम बना सकते थे और क्षेत्रीय राजनीति के एकदम केंद्र में आ चुके थे। लेकिन एक समस्या भी तो है इसमें। जब आप ग्लोबल प्रेसिडेंट बन जाते हैं और आपका साम्राज्य बहुत विशाल हो जाता है, तो उसे एक ही केंद्र से चलाना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस समय आज की तरह इंटरनेट या तेज संचार के साधन तो थे नहीं। बिल्कुल। और दस्तावेजों के अनुसार शायद इसी वजह से चौहान साम्राज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। 12वीं पीढ़ी में ही महाराज लक्ष्मण, जिन्हें राव लाखा भी कहा जाता है, वो नाडोल में चौहान वंश की एक अलग शाखा स्थापित करते हैं। इस विकेंद्रीकरण के पीछे की मजबूरी और रणनीति को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
ये कोई आम पारिवारिक बंटवारा नहीं था जहां भाइयों में जमीन बांटी जा रही हो। तो फिर ये क्या था? ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक आवश्यकता थी। एक बहुत बड़े मैदानी साम्राज्य की रक्षा सिर्फ एक ही राजधानी से नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे उत्तर पश्चिम से बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ा, चौहान साम्राज्य को अलग अलग रणनीतिक केंद्रों की जरूरत महसूस हुई। नाडौल और बाद में जालौर ऐसे ही केंद्र थे। तो क्या हम नाडौल और जालौर को चौहान रूपी मुख्य ब्रांड के सफल स्पिन ऑफ स्टार्टअप्स मान सकते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है इसे देखने का। क्योंकि 22वीं पीढ़ी में महाराज पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, वो तो मुख्य ब्रांड का चेहरा थे। लेकिन नाडौल और जालौर के राव अपनी खुद की एक मजबूत क्षेत्रीय सत्ता बना रहे थे। बिल्कुल। दस्तावेज में 19वीं पीढ़ी के राव श्री कल्हण देव का जिक्र है, जिन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। और यहीं हमें रुककर इस घटना की अहमियत को समझना चाहिए। राव किल्हण देव ने मोहम्मद गोरी को सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प में नहीं हराया था, बल्कि एक सीधी लड़ाई में उसे पीछे हटने पर मजबूर किया था। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? नाडौल और जालौर के ये राव सिर्फ आराम पसंद क्षेत्रीय शासक नहीं थे, वे फ्रंट लाइन रक्षक थे। वे उस शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहे थे जो बाहरी आक्रमणों के झटके को मुख्य साम्राज्य तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते थे। और इसी दौरान 19वीं पीढ़ी के ही राव श्री कीर्तिपाल ने भी तो 1173 में कुंतीपाल पवार को हराया था। हाँ, और उसी जीत के बाद 1181 में जालौर में सोनगरा चौहान साम्राज्य की नींव रखी गई। ये साफ दिखाता है कि वे अपनी स्वतंत्र सत्ता को कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से फैला रहे थे। लेकिन मेरी उलझन यहीं से शुरू होती है। इतनी मजबूत सत्ता जो विदेशी आक्रमणकारियों को हरा रही थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? आप 1311 के युद्ध की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब हम दस्तावेज में 24वीं और 25वीं पीढ़ी के कालखंड पर पहुंचते हैं तो सब कुछ खत्म होता दिखता है। जालौर के राव कन्नादेवा और उनके बेटे कुंवर वीरमदेव 1311 के युद्ध में मारे जाते हैं और जालौर पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जालौर का पतन सिर्फ एक किले की हार नहीं थी, ये एक पूरे क्षेत्रीय शक्ति केंद्र का विनाश था। मतलब एक पूरा साम्राज्य रातों रात ढह गया। बिल्कुल। जब दिल्ली सल्तनत जैसी विशाल साम्राज्यवादी ताकतें अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ किसी किले को घेरती थीं, तो मैदानी इलाकों में बने किलों का लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरी परेशानी यहीं पर है। मान लीजिए कि मुख्य किला मलबे में तब्दील हो गया, राजा और राजकुमार दोनों मारे गए, सेना बिखर गई होगी, खजाना लुट गया होगा। एकदम सही। ऐसे में दस्तावेज ये दावा कैसे करता है कि ठीक उसी साल 1311 में ही 25वीं पीढ़ी के राव श्री लुम्भा ने आबू शहर पर कब्जा कर लिया और फिर 1315 में चंद्रावती को भी अपने इलाके में मिला लिया? ये सच में हैरान करने वाला लगता है। बिना सेना, बिना पैसे और इतने बड़े सदमे के बीच इतनी जल्दी वापसी कैसे संभव है? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। चमत्कार नहीं, ये शुद्ध रणनीति और भूगोल का बेहतरीन इस्तेमाल था। इसे सैन्य भाषा में टैक्टिकल पिवोट कहते हैं। टैक्टिकल पिवट मतलब उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। बिल्कुल। राव लुम्भा ने जालौर के पतन से ये सीख ली कि बड़े और खुले मैदानों में दिल्ली की विशाल सेनाओं का सीधा सामना करना एक तरह से आत्महत्या है। इसलिए उन्होंने मैदानी इलाकों को छोड़ दिया और आबू के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का रुख किया। अच्छा, मतलब उन्होंने भूगोल को अपनी नई ढाल बना लिया। एकदम सही पकड़े हैं आप। पहाड़ों में युद्ध के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। दुश्मन की लाखों की सेना एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर कोई मायने नहीं रखती। हाँ, जिसे चोक पॉइंट कहते हैं। हाँ, वहाँ एक छोटी, चतुर और गुरिल्ला युद्ध में माहिर सेना भी बड़ी से बड़ी शाही सेना को रोक सकती है। आबू के घने जंगल और पहाड़ियां देवड़ा शासकों के लिए एक प्राकृतिक किले में बदल गए। क्या बात है। लेकिन सिर्फ भूगोल काफी नहीं था उनके लिए। राव लुम्भा ने कूटनीति का भी असाधारण इस्तेमाल किया। हाँ, दस्तावेज में राव लुम्बा की 3 शादियों का काफी विस्तार से जिक्र है। पहली शादी मेवाड़ के रावल रतन सिंह की बेटी रानी सहोदरा देवी से हुई, दूसरी जैसलमेर के रावल महजल की बेटी रानी गुमान देवी से, और तीसरी जोहल के ठाकुर जेतमालोत राठौर की बेटी रानी द्रुपा देवी से। इन शादियों को सिर्फ वैवाहिक संबंधों के नजरिए से देखना बहुत बड़ी भूल होगी। ये मध्यकालीन राजनीति की सबसे मजबूत इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इंश्योरेंस पॉलिसी? बिल्कुल। जरा सोचिए, एक शासक जिसका राज्य अभी अभी तबाह हुआ है,
उसे तुरंत वैधता, धन और सैनिक सहयोग की जरूरत थी। और मेवाड़, जैसलमेर और राठौर उस समय की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासतें थीं। इसका मतलब राव लुम्बा ने अपनी सीमाओं को चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया। एकदम। अगर कोई बाहरी दुश्मन आबू पर हमला करने की सोचता भी तो उसे पता होता कि वो सिर्फ देवड़ा परिवार से नहीं बल्कि मेवाड़ और जैसलमेर की संयुक्त ताकत से भी दुश्मनी मोल ले रहा है। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था सच में। यही कारण है कि ये दस्तावेज इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक परिवार ने कूटनीति, वैवाहिक गठबंधनों और भूगोल की गहरी समझ के जरिए राख से उठकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। और एक बार जब जमीन सुरक्षित हो गई तो आगे क्या हुआ? इसके बाद जब उन्होंने अपनी जमीन सुरक्षित कर ली तो उन्हें शासन करने के एक नए तरीके की जरूरत पड़ी। 14वीं सदी के अंत में हम देखते हैं कि 30वीं पीढ़ी के राव श्री रणमल ने 1374 में सिरोही की स्थापना की और यहीं से इस परिवार ने प्रशासन का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जिसे जागीरदारी प्रथा कहा जा सकता है। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। दस्तावेज के अनुसार राव रणमल के बाद ये विशाल वंश अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया, जैसे लखावत, डूंगरावत, तेजावत और बाजावत। हाँ, ये उप शाखाएं बन गईं। राव गजा सिंह जी को पाढ़ेव का ठिकाना दे दिया गया। बिल्कुल। 32वीं पीढ़ी में राव डूंगर जी को राडबार की जागीर मिली और 33वीं पीढ़ी में भेदोजी ने राडबार, चूली, चोटीला, तेलपुर और पिंडवाड़ा के भेदावत वंश की स्थापना की। बिल्कुल। लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि जो परिवार कभी महाराजाधिराज हुआ करता था वो अब सिर्फ छोटे छोटे गांव का ठाकुर बनकर रह गया। क्या ये उनके रुतबे में गिरावट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पतन नहीं था। ये सत्ता को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक सोची समझी नीति थी। वो कैसे? देखिए, शुरुआती चौहान साम्राज्य में सत्ता एक राजा के हाथ में केंद्रित थी। अगर राजा युद्ध में हार गया तो पूरा राज्य छिन जाता था, जैसा जालौर में उनके साथ हुआ था। सिरोही के देवड़ा शासकों ने इस कमजोरी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने पूरे इलाके को एक जागीरदारी ग्रिड में बदल दिया। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरे सिरोही क्षेत्र को अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच बांट दिया। हाँ, और ऐसा करने का असर ये हुआ कि अब कोई एक कमजोर कड़ी नहीं बची थी। अगर कोई बाहरी सेना सिरोही पर कब्जा करना चाहती तो उसे सिर्फ राजधानी को नहीं हराना था, मतलब उन्हें हर एक गांव से लड़ना पड़ता। बिल्कुल। उसे पाड़ेव, पोसालिया, चूली और ऐसे दर्जनों गांवों से होकर गुजरना पड़ता और हर गांव में देवड़ा परिवार का एक जागीरदार अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ अपनी जमीन की रक्षा के लिए मुस्तैद बैठा था। वाह! ये प्रशासन का एक विकेंद्रीकृत लेकिन बेहद कड़ा ढांचा था। जागीरदार अपने गांव से कर वसूलते थे, अपनी स्थानीय सेना रखते थे और युद्ध के समय मुख्य राव के साथ आकर एक बड़ी सेना के रूप में खड़े हो जाते थे। मतलब दुश्मन को एक बड़ी चट्टान तोड़ने के बजाय हजारों नुकीले पत्थरों पर नंगे पैर चलना पड़ता। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही था। और इस सिस्टम ने उन्हें इतना स्थायित्व दिया कि उनकी आबादी और प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। दस्तावेज के आंकड़े बताते हैं कि 47वीं पीढ़ी तक आते आते इस वंश में 56 सदस्य थे। 48वीं पीढ़ी में 82 और 49वीं पीढ़ी में ये संख्या 110 हो गई। हाँ, ये संख्या उनकी सफलता का प्रमाण है। ये सिर्फ एक शाही परिवार नहीं रहा था, ये तो एक पूरा समाज बन गया था जिसने उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर अपनी गहरी जड़ें जमा ली थी। और यही इस दस्तावेज का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। 551 ईस्वी के वासुदेव से शुरू होकर महाराजा सामंतराज के उदय, जालोर के विनाश, आबू में वापसी और सिरोही की स्थापना तक ये वंशावली दिखाती है कि कैसे सर्वाइवल के लिए लगातार खुद को बदलना पड़ता है। मतलब समय के साथ ढलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस परिवार ने महाराज की कुर्सी भी देखी है, राव के रूप में युद्ध भी लड़े हैं और ठाकुर बनकर गांव का प्रशासन भी सफलतापूर्वक संभाला है। 1400 से ज्यादा वर्षों का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज दस्तावेज के अंतिम पन्नों पर हम 50वीं पीढ़ी के बच्चों के नाम देखते हैं, जैसे शौर्यवीर सिंह जी, दक्षराज सिंह जी, परमवीर सिंह जी और लक्षराज सिंह जी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म चीज ध्यान खींचती है। दस्तावेज की शुरुआत में जो भारी भरकम शाही उपाधियां थीं, जैसे महाराज, महाराजाधिराज या राव, वे अब 50वीं पीढ़ी तक आते आते गायब हो चुकी हैं। अब नामों के अंत में सिर्फ सिंह जी जुड़ा हुआ है।
और ये बात इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि जब किसी वंश के पास राज करने के लिए कोई रियासत नहीं बचती, कोई किला या फौज नहीं बचती, तब भी क्या वो 1300 सालों का शाही इतिहास, सत्ता का वो कड़ा संघर्ष और उस अस्तित्व को बचाए रखने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव आज के उस छोटे से बच्चे के नाम और उसकी पहचान में जिंदा रहता है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या इतिहास महज जमीन पर कब्जा करने का नाम है, या ये एक ऐसी गहरी अदृश्य विरासत है जो पीढ़ियों की मानसिकता में हमेशा के लिए बस जाती है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इस शानदार दस्तावेज ने हमें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया जरूर दिया है।